चलो, लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे थे। कल राज्यसभा का टॉपिक लगभग कंप्लीशन पे आ गया था, थोड़ा बहुत रह गया था। आज लोकसभा पढ़ लेते हैं। आपको 90% चीज़ें आती हैं, बुक पढ़ने से जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर किताब उठाएंगे। कौन सी लोकसभा चल रही है अभी? कब गठन हुआ 17वीं लोकसभा का? कब तक के लिए है ये? कितनी सीट्स पर इलेक्शन हुए थे? क्या इस बार की लोकसभा में एंग्लो इंडियन है? क्यों नहीं बनाए? 2020 में 104वां संविधान संशोधन करना था और ये पहले से प्लान था मोदी जी का और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कि अब जो लोकसभा बनी है 2019 में, उनको पहले पता था कि इसमें थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, इसमें हम आगे जाके एंग्लो इंडियन के लोग जो हैं, एक खास ग्रुप के, इनको इंडिया के पार्लियामेंट में शामिल नहीं करेंगे, नॉमिनेट नहीं करेंगे। अगर ये जीत के आए इलेक्शन 1000 बार वेलकम, लेकिन नॉमिनेशन में नहीं लाएंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। ये 2019 वाली लोकसभा का प्लान था, क्योंकि जो 2014 से 19 वाला इलेक्शन था ना, उसमें दोनों पोस्ट भरी हुई थी। एक हर्बर्ट बेकर और एक हे करके एक आदमी का नाम था। ये दोनों एंग्लो इंडियन पिछली लोकसभा में थे, लेकिन 2019 में जब आपकी लोकसभा आई तो ये क्वेश्चन था कि इस बार क्यों नहीं बनाए। फिर पता चला कि इनका लंबा प्लान है कि अभी एंग्लो इंडियन को खत्म कर देंगे, नॉमिनेट नहीं करेंगे। इलेक्शन में बेशक वो जीत सकते हैं तो जीतें। और फिर ऐसा हमने देखा पिछले साल जब ये पेंडेमिक आया, उससे ठीक 2 महीने पहले जनवरी में हमने अखबारों में पढ़ा कि संविधान में चेंज कर दिया 104वां, और लिख दिया अब के बाद न तो लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन बनेंगे और ना विधानसभा का हर राज्य का एक। आगे से इनका नॉमिनेशन नहीं होगा। और इसीलिए पिछली लोकसभा में जब इलेक्शन में 543 सीट भरी थी, अब आगे हमेशा इतनी ही भरेंगी। इन सीटों पर हर एक सीट पर एक आदमी बैठ सकता है। इसका मतलब 543 लोग इलेक्ट होके आप और मैं, हम जनता, इनको भेज सकते हैं। कोई भी पार्टी सारी सीटों पर अपना आदमी खड़ा नहीं करती। जिस पार्टी की जहां पैठ होती है वहां वो अपना आदमी खड़ा कर देती है। और इस तरह से 543 सीटों पर 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। इन 543 सीटों में से जिस पार्टी को 272 से एक भी सीट ज्यादा मिल गई, कंफर्म है वो पार्टी सत्ता में आएगी और उसी पार्टी की क्या बनेगी? सरकार। तो आज की डेट में आपके देश में 303 सीटें लेकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी पिछले लोकसभा के इलेक्शन में 19 में। और इसीलिए बीजेपी अपनी मर्जी कर सकती है, क्योंकि उसके खिलाफ बोलने वाला जो भी आदमी होता, जो भी पार्टी होती, विपक्ष बनता। लेकिन विपक्ष बनने की कंडीशन कोई पूरी ही नहीं कर पाया। विपक्ष बनने के लिए जरूरी है कि आपको टोटल सीट्स का 1/10 मिला हो। 543 का 1/10 का मतलब है 54.3। तो अगर हम इसको आदमी गिने तो 54.3 आदमी तो हो नहीं सकते भाई, 1/3 आदमी कहां से बनाएंगे? तो 55 अगर सीट्स किसी को मिली हैं, किसी पार्टी को, तो वो क्लेम कर सकती है, उसका राइट है कि वो अपोजिशन कहलाए। लेकिन बहुत दुख की और शर्म की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आपके देश में 7 सालों से कोई भी ऑपोजिशन नहीं है। और ऑपोजिशन ना होना मतलब आपका कोई ऐसा जो आपके हक की बात कर सके कोई नहीं है। और जब कोई ऑपोजिशन में नहीं होगा तो आप ये मान के चलो कि सत्ता या सरकार में बैठे लोग अपने हिसाब से सारे काम करने में सक्षम होंगे। सबका ध्यान बोर्ड पे रखो, उनकी तरफ मत देखो, अपना टेक्निकल काम करते रहेंगे। उनका काम अलग है, तुम्हारा काम अलग है। अपने ध्यान को फोकस रखो एक जगह पर। तो आज आपके देश में क्या नहीं मिलेगा आपको? विपक्ष। और विपक्ष ही आपके मेरे हक की बात करता है, इसलिए हमारे हक की कोई बात करने वाला नहीं है। और यही कारण है कि धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सरकार अपनी मर्जी से कर रही है, क्योंकि विपक्षी जो होते हैं ना, उनका जो विपक्ष का लीडर होता है उसका रैंक बहुत बड़ा माना जाता है। वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के रैंक पे बैठता है। और देश में सबसे बड़े मंत्री पीएम के बाद जो होते हैं वो कैबिनेट ही होते हैं। तो आप सोचो, विपक्षी में किसी को इतना दर्जा नहीं मिला। यही कारण है कि लोकसभा जब तक विपक्ष नहीं होगा अपनी मर्जी आराम से चलाएगी। बीजेपी सबसे स्पष्ट पार्टी बनकर उभरी, पिछली बार भी और इस बार भी। विपक्षी ना होना पूरे देश के लिए नुकसान की बात है। अभी जो आपकी लोकसभा चल रही है 543, अब वो 2 नहीं आते, इसमें कभी 7 जुड़ के ये 550 बन सकती है। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के वो 4 जिले मिल जाएंगे जहां आपकी लाखों की आबादी रहती है। कोशिश की जाती है जो आपकी सीट्स है ना 543, ये जल्दी जल्दी नहीं बदलेंगी। 2026 तक बेशक आपकी जनसंख्या कितनी ही बढ़ जाए, सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था अमेंडमेंट करके। 84वां संविधान संशोधन, 84th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि 2026 तक जनसंख्या बेशक बढ़ती रहे, आपकी नंबर ऑफ एमपी सीट्स लोकसभा की बदलेंगी नहीं। इन 543 में से 530 आती हैं आपके टोटल स्टेट्स से। आपके स्टेट्स हैं 28 आज की डेट में। और जो बच गई, कितनी सीट बच गई? 13, ये आती हैं आपकी यूटी से। एक अच्छी बात ये है कि इसमें सब बराबर हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, अंडमान निकोबार हो, सब, क्योंकि सबकी सीट्स हैं। राज्यसभा में आप पढ़ के आए थे, किसकी सीट्स थी? सिर्फ 2 की। किस किस की? दिल्ली और पौंडीचेरी। चंडीगढ़ का राज्यसभा से 0 का आंकड़ा था, लेकिन यहाँ हर एक को सीटें मिली हैं और सबसे ज्यादा सीट मिली है दिल्ली को, वहां 7 सीट है। बाकी सब में एक एक जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से। ये 13 सीटों में ही कभी 7 जुड़ेंगी, अगर कभी हमने कौन सा हिस्सा छीन लिया? पीओके। इस हिसाब से 550 हो जाएंगी, लेकिन प्रेजेंट में 530 स्टेट्स की हैं और 13 यूटीज की। क्या ये क्लियर हो गया पॉइंट? लोकसभा के 543 लोगों को मैनेज करने के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कौन होता है? स्पीकर। अगर ये ना हो तो, मान लो ये दोनों ना हो तो, एक बार ये आया था
MTS में, पता नहीं CHSL में, कि अगर दोनों ना हो तो ध्यान से सुनो क्या होगा। तो नहीं, तो राष्ट्रपति एक पैनल बनाएगा और इस पैनल में 6 सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जो लीडर्स होंगे ना, इनको रखेगा। अगर कभी अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो इस पैनल में से कोई एक आदमी उन 543 लोगों को लीड करेगा। ये लिखित में है ये प्रावधान कि अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए पैनल में, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, कोई एक सारी कार्यवाही संभाल लेगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने पद की क्या नहीं करता, शपथ नहीं लेता। अध्यक्ष तब तक बैठा रहता है जब तक कि नई लोकसभा ना आ जाए। ये 543 आदमियों में से ही एक होता है। 542 हट जाते हैं, लेकिन ये एक बैठा रहेगा जब तक कि नई लोकसभा का गठन ना हो। यानी 2024 में सब हट जाएंगे, लेकिन वो तब तक बैठेगा जब तक कि नया अध्यक्ष ना बन जाए। नया अध्यक्ष कौन? जो चुनकर 543 आएंगे, इनमें जो सबसे ज्यादा एज और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, उसका नाम मैंने तुम्हें बता रखा है, वो क्या कहलाएगा? प्रोटेम। इसको इंग्लिश में प्रोटेम ही लिखते हैं, वहीं से वर्ड आया है ये प्रोटेम। और ये हमेशा एक्सपीरियंस्ड आदमी बनता है, स्पीकर। ये सबको शपथ दिला देगा और उन्हीं में कहीं शपथ ले रहा था जो आगे जाके लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। और इसीलिए अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेगा, क्योंकि उसने पहले ही सांसद की शपथ ले ली। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? लोकसभा बहुत पावरफुल है और लोकसभा ही सारे पैसे का कामकाज देखती है। ये सब कुछ चल रहा है पैसे के दम पे। पर कितनी अजीब बात है कि सब काम सब चीजें इसके हाथ में, लेकिन ये कौन सा सदन कहलाती है? निम्न। आप अच्छी तरह जानते हैं 2 कारण हैं इसके निम्न बनने के। एक, ये नए IAS, IPS, IFS अखिल भारतीय सेवाएं नहीं बना सकती। कौन बना सकती है? राज्यसभा। दूसरा, ये राज्य सूची के, स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक को उठा के केंद्र को नहीं दे सकती। कौन दे सकती है? इन 2 कारणों से राज्यसभा उच्च सदन है और इनकी कमी में लोकसभा क्या कहलाती है? निम्न सदन। थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे अब इसको। कल देखो हमने एक टेबल किया था जिसमें हम लोकसभा के मेंबर जो PM बन गए थे उनकी बातें पढ़ रहे थे। किस पेज पर थे हम? 78 पर। देखो 78 का सेकंड टेबल कल हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था 99% कोशिश करते हैं लोकसभा का MP ही क्या बने? PM। लेकिन इंदिरा गांधी जब PM बनी, किसकी मौत के बाद? किसकी मौत? शास्त्री जी। तो क्या वो लोकसभा के मेंबर थी? नहीं। ऐसे ही मनमोहन सिंह जब PM बनाए तो क्या वो लोकसभा के मेंबर थे? वो भी नहीं थे। ये हमने चारों नाम टिक कर लिए थे। कल मैंने आपको बताया था सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जो सच में क्वालिफाइड है वो मनमोहन सिंह थे। ये UGC के मुखिया, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, RBI के गवर्नर, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, रीडर, मतलब सारी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे और फाइनली ये आपके देश के लोकसभा के नेता भी बने, PM भी बने। चलो आगे पढ़ते हैं। इसके नीचे पॉइंट्स शायद नहीं पढ़े थे ना? पॉइंट्स पढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये पहले क्या बना था? हाँ, आपके देश में ये अपवाद है। राज्यसभा के सारे मेंबर कितने थे राज्यसभा में? 245। इन सबकी एज कितनी होनी चाहिए? इनमें से कितने लोग रिटायर होते थे? कितने साल बाद? जिन्हें काम करते हुए कितने साल हो गए? लेकिन जब आप बात करते हैं सभापति की तो आप ये याद रखें कि बाद में सभापति है, पहले ये क्या है भारत का? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी एज कितनी चाहिए? 35। इसका कार्यकाल कितना? 5 साल का। इन दोनों में ये अलग है। क्या ये 245 में से है या अलग है? ये क्या ये वोट डाल सकता है? ये वोट कब डालेगा? जब बात 50-50% की हो। ये पहला टिक कर लो पॉइंट। तो उससे तभी हटा सकते हैं जब उपराष्ट्रपति पद से हटा दें। उपसभापति को, क्या उपसभापति इनके बीच में से है 245 में से? बिल्कुल, उपसभापति इनमें से ही है, वो बाहर से था। को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। राज्यसभा अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लो, जो लोग रटेंगे वो फंसेंगे बाद में। 2 आदमी हैं, एक का नाम है सभापति और एक का नाम है उपसभापति। उपसभापति क्या 245 का हिस्सा था? क्या ये 245 का हिस्सा था? ये अदर में है, बाहर से आया ये आदमी, क्योंकि ये क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगर ये गड़बड़ करे, इसको हटाना हो तो राज्यसभा अकेली हटा देगी। भाई मेरा मेंबर है, मेरी मर्जी में हटा दूं। लेकिन अगर ये गड़बड़ करे तो ये आदमी तुम्हारा मेंबर नहीं है, तुम अकेले नहीं हटा सकते। अगर तुम्हें इसके काम से दिक्कत है तो ये मत भूलो कि ये आदमी असली में कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हटाएगी राज्यसभा ही, शुरुआत राज्यसभा करेगी, लेकिन राज्यसभा विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और इसमें लोकसभा की भी सहमति हो। अगर लोकसभा की सहमति नहीं है तो भी नहीं हटेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जब बनाया जाता है ना, तो उपराष्ट्रपति को बनाते टाइम 2 जगह के लोग आते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की पावर भी दोनों के हाथ में है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का कोई काम नहीं करता, सिंगल काम नहीं करता, ये काम सारे करता है राज्यसभा के। दिक्कत भी ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा को ही होगी। अब आपसे दिक्कत उसको होगी जिसके आप काम करते हो। आपसे दिक्कत मान लो पाकिस्तान के किसी आदमी को, यहाँ के आदमी से क्या दिक्कत है? सरकारें लड़े झगड़े अलग बात है। अमेरिका के किसी आदमी को हमसे क्या दिक्कत है? आपसे वो चिड़ेंगे, वो जलेंगे जो आपके आसपास के लोग हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से चिढ़ने वाले वो लोग हैं जिनके ये काम करते हैं। अब ये काम कहाँ के करते हैं? राज्यसभा। तो राज्यसभा हटाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेगी और अगर राज्यसभा के टोटल मेंबर्स का 2/3 कहे कि हमें इनको हटाना है, ये ढंग से काम नहीं कर रहे, ये गड़बड़ियां करते हैं, चीट करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, उसके बाद वो लेटर पास करके भेज देंगे लोकसभा के पास। अगर लोकसभा भी हामी भर दे कि ठीक है भाई तुम्हारा अगर ढंग से काम नहीं करता हटा दो, तो फिर ये ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। जब ये लेटर चल रहा होगा ना, तब ये अध्यक्षता नहीं करते, तब इनको कहते हैं आप साइड रहिए, आपको हटाने का प्रोसेस चल रहा है। राष्ट्रपति को हटाना काफी टफ है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना कंपैरेटिवली आसान है। बस किस किसकी हामी चाहिए? राज्यसभा का बहुमत। और किसकी सिर्फ हामी चाहिए? लोकसभा। लोकसभा कहेगी भैया ना मेरा काम करता ना, मुझे कोई मतलब, तुम्हें हटाना है, तुम्हारा काम करता है, मैं हाँ कह दूंगा। तो लोकसभा जल्दी से हाँ कह देती है किसको हटाने के लिए? तो इस तरह उपराष्ट्रपति को हटाने की मेन पावर किसके हाथ में है? राज्यसभा। ये टिक कर लो।
राज्यसभा अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकती है। क्या लोकसभा चाह के हटा देगी उपराष्ट्रपति को? कभी नहीं हटाती, उनका काम ही नहीं करता वो। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 92 कहता है जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। अब मान लो उसको हटाना है, उसी को कहते हैं आप अध्यक्ष बन के बैठ जाओ, तो काम कैसे होगा? उसको कहेंगे सर आप हट जाइए, आपके खिलाफ प्रोसेस चल रहा है, आप अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब आ जाओ राज्यसभा की शक्तियां। शक्तियों से पहले ना एक बार लोकसभा पढ़ लो, क्योंकि शक्तियां दोनों की साझे की मिलेंगी। पेज 79 पे आ जाओ, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। ऐसी राज्यसभा का नाम क्या था? हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कब तक चला था? 54 तक। 54 के बाद नाम राज्यसभा है। पहला पॉइंट टिक करना, लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है, भारत की संसद का पहला सदन है, ये लोक सदन है और निम्न सदन है। तो पूछेंगे पहला सदन लोकसभा है राज्यसभा? लोकसभा, पहला भी पसंदीदा भी। अगला टिक करना, अनुच्छेद 81। कल मैंने तुम्हें भाग 5 के 5 चैप्टर कराए थे, बताओ जरा पहला चैप्टर में कहां से कहां तक था? पहले बताओ पूरा भाग 5 कहां से स्टार्ट है? इसमें कितने चैप्टर हैं? पहले चैप्टर में क्या है? आर्टिकल बोलो। 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 147, 48 से 51। ये याद होगा ना सबको? हम अभी फिलहाल में ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी में आती है संसद, इसी में आती है राज्यसभा, इसी में आती है लोकसभा। आर्टिकल 79 संसद की बात करेगा, 80 बात करेगा राज्यसभा की और 81 बात करेगा लोकसभा की। अभी फिलहाल में ये पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 इसके बाद पढ़ाऊंगी। ये समझ में आएगा तो ही चैप्टर 1 समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? आधे सोए रहेंगे, उनको पता ही नहीं कौन सा चैप्टर कौन सा भाग। भाग 5 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अभी छुड़वा रखा है, फर्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे। चलो ये टिक कर लो। अनुच्छेद 81, तो 81 किस चैप्टर का भाग है? भाग 5 के 2nd चैप्टर में। अंडरलाइन करो। 81 के अनुसार लोकसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ये किताब मैंने उनको 2018 में बनने के लिए दी थी और चेंज कब किया गया? 2020 में, तो इसलिए पुराने डाटा है इसमें। ठीक कर लो इसको। 552 के पास क्या लिख लोगे? 550। दो कहां गायब कर दिए? क्या कह दिया? अब इनको आगे नॉमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? जीते, अगर अपने में दम है तो जीत के आए, हम नॉमिनेट नहीं करेंगे। अंडरलाइन कर लो, 550 बना लो। राज्यों के 530 सदस्य टिक कर लो और यूटी के 20। कैसे आएंगे 20? ये 13 तो ऑलरेडी हैं और 7 कब आएंगे? जब आपको पीओके मिलेगा। अंडरलाइन करना, 20 यूटी के। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जा सकते थे, बना लो, अब नहीं कर सकते। कौन से 2 आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अब काम के नहीं रहे? एक बार बोर्ड पे देखो सब लोग। आपको पता है SC ST की सीटें हैं रिजर्व, मैंने बताया था आपको। कितनी सीटें हैं लोकसभा में? ये SC की हैं, ये ST की। ये बार बार पूछते हैं क्वेश्चन, कॉमन आने वाला क्वेश्चन है ये। अब ध्यान से सुन लो। ये सीटें 1950 में कंफर्म की थी कि 10 साल के लिए हैं, फिर बढ़ा के बोले और 10 साल के लिए 1960 में, फिर 70, फिर 80, बढ़ाते गए। फाइनली 2020 में हमें पता चला कि अब ये अगले 10 सालों के लिए भी कंफर्म कर दी। यानी SC ST का आरक्षण कहां पर? लोकसभा की सीटों का अगले 10 साल के लिए कंफर्म हो गया। ये बढ़ सकती हैं क्योंकि हम जानते हैं 2026 में सीटों में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। ये खत्म नहीं होंगी, ये कंफर्मेशन है। यानी SC ST दिमाग से बिल्कुल फ्री रहें, उनका आरक्षण 2030 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। जब ये आरक्षण बढ़ाया गया ना, तो आपके 4 आर्टिकल बहुत काम के, ध्यान से समझ लेना। 4 आर्टिकल कौन कौन से? एक 330 है, एक 331, एक 332 और एक 333। जो पहला और तीसरा देख रहे हो ना, जो इवन नंबर हैं, ये SC ST के आरक्षण को लोकसभा में कंफर्म करते हैं। आर्टिकल 330, 332 SC ST का आरक्षण विधानसभा में कंफर्म करता है। हर स्टेट के MLA की सीटें भी रिजर्व होती हैं SC ST की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ये 2 आर्टिकल जो दोनों ऑड नंबर वाले हैं पीछे, ये एंग्लो इंडियन की सीट कंफर्म करते थे। 2 जगह क्यों लिखा था? क्योंकि ये लोकसभा की सीट कंफर्म करते थे 2 और ये विधानसभा की 1 सीट। अब आपकी गवर्नमेंट ने पिछले साल जनवरी में ये 2 आर्टिकल खत्म कर दिए, कह दिया अब इनको हम फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा एंग्लो इंडियन की 2 सीटें समाप्त कर दी गई। जैसे देश में समाप्त की लोकसभा, ऐसे हर स्टेट में भी समाप्त कर दी। किस आर्टिकल से स्टेट में हटा दी? 333। और किससे देश में हटा दी? SC ST का कंफर्म कर दिया। अगले 10 साल तक आराम से आप लोग अपनी सीटों पर बैठेंगे, कोई खत्म नहीं करेगा आपकी सीटों को। ये 2 आर्टिकल आपके देश के हैं, 330 और 332, एक देश का एक स्टेट का। इनके आगे लिखे थे एंग्लो इंडियन, दोनों खत्म कर दिए। ये चारों याद रखना। पहले अपनों की बात करेंगे। SC ST तो हम ही तो हैं, हम में से ही लोग हैं। पहले अपने, फिर बाहर के, फिर अपने, फिर बाहर के। अंतर क्या है? ये दोनों राज्य के थे और ये दोनों देश के थे। क्या ये चारों क्लियर हो गए? 104वां संविधान संशोधन था इन चारों से जुड़ा। यहाँ टिक कर लो ये, और ये लिख लो जहां लिखा है ना, देखो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन, यहाँ लिखो अनुच्छेद 331 आर्टिकल 331 एंग्लो इंडियन के पास लिख लो। जनवरी 2020 से समाप्त, अब ये कभी नहीं बनेंगे। जनवरी 2020 से खत्म। 104वां संविधान संशोधन, 104th अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन जनवरी 2020 से समाप्त। कौन से 2 आर्टिकल हमारे काम के नहीं रहे? 331, 333। एक देश की लोकसभा की बात करता था 2 सीटों की, और एक विधानसभा की 1 सीट की, अगर जरूरत पड़े तो। चलो आगे देखना। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545। अब क्या कहेंगे?
अब 543 ठीक कर लो, क्योंकि ये किताब 2 साल पहले दी गई थी बनने के लिए। 543 कर लो। इनमें से 530 सदस्य 29 राज्य को कितना बना लोगे अब? 28। ठीक करते चलना आंकड़े। 28 राज्य और 13 सदस्य यूटी से निर्वाचित होते हैं। फिर लिखा है 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग। अब चलेंगे 2 सदस्य कौन से आर्टिकल से खत्म कर दिए? 331 से। अगली लाइन में टिक कर लो, अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत। लिख लो अब नहीं, ये ध्यान रखना, अब खत्म हो गया ये। तो 2 आर्टिकल अब यूजलेस हो गए हमारे लिए। देश वाला, एंग्लो इंडियन, राज्य वाला। कौन कौन से नंबर थे? 331, 333। क्या SC ST का आरक्षण बढ़ा दिया गया है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं अभी? 84 और 47। 84 का उल्टा करके 1 घटा दो, 48 से 1 कम। ये SC ST की हैं। कहां पर है ये सीटें? लोकसभा में। कितने साल के लिए बढ़ा दी? 10 साल। कब बढ़ाई है? 2020 में। कौन से अमेंडमेंट से? 104। तो 104 2 आर्टिकल को तो खुश कर गया, 330 और 32 को, और 2 का नुकसान कर गया, 331 का और 33 का। चलो आगे पढ़ना। लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। क्या 71 के बाद तुम्हारे देश में जनगणना की गई है? फिर 71 को क्यों आधार माना? हाँ, इसका लॉजिक जान लो। 1951 में आपके देश में इलेक्शन हुए, जनगणना भी हुई आजादी के बाद पहली। 61 की जनगणना, 71 की जनगणना। इंदिरा गांधी 1966 में पीएम बनी। जब वो पीएम बनी तो वो राज्यसभा की मेंबर थी। 1967 में इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी जीत कर आई। 1971 में भी जीत कर आई। इंदिरा ने एक बात उठाई, एक बात कही थी कि देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और उस टाइम पे नारा आया था, मुझे तब ध्यान है, बहुत छोटे थे, कि परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे ना हों। ये अजीब बात लगी तब लोगों को, कि तब तो 5-5, 6-6 बच्चे नॉर्मल बात थी। इंदिरा गांधी की इस बात को साउथ इंडियन स्टेट्स ने फॉलो किया। साउथ इंडियन पढ़े लिखे थे, इन लोगों ने आबादी को काफी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन उत्तर भारत पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। इनकी आबादी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। 71 के बाद अगली जनगणना कब होनी थी? 81 में। जनगणना से सीटें भी बढ़ती हैं, जिसकी जनगणना ज्यादा उसकी सीटें ज्यादा। साउथ इंडियंस ने कहा हमने इंदिरा गांधी की बात मान ली और देश की भलाई देखते हुए अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल किया। ये नॉर्थ इंडियंस ने इस बात को नहीं माना, इनकी आबादी बढ़ गई, अब इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि इनकी सीटें बढ़ जाएंगी और हमारी सीटें जितनी हैं उतने पे ही रुक जाएंगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा आप गलत समझ रहे हो, और अगर मेरे इस चीज का मैसेज गलत जाएगा तो मैं सीटों को ही रोक दूंगी। और 1971 में उन्होंने कहा, 71 के बाद, अब के बाद आपकी सीटें इस सन की जनसंख्या से प्रभावित होंगी, बढ़ा लो आबादी, सीट नहीं बढ़ाएंगे। कौन सी आबादी को कंसीडर करेंगे? 1971। तो आप सोचो, इसके बाद जितनी भी आबादी बढ़ती गई, सीट नहीं बढ़ाई। अच्छी चीज थी, वरना फिर साउथ इंडियन भी सोचते कि हम क्यों आबादी पर कंट्रोल करें। जब हम छोटे थे ना, मुझे ध्यान था है, हम सोचते थे क्या फर्क पड़ता है जनसंख्या बढ़ने से? तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या फर्क पड़ता है? इसका तुम्हारी लाइफ से एग्जांपल देती हूं। जब हम लोग पेपर देते थे ना, तो पेपर में लोग हमेशा कई हजार गुना ज्यादा, तो भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन हमारे टाइम में एक दिन में एक पेपर लेना पॉसिबल था। एक दिन में 2-3 शिफ्ट में पेपर लेके खत्म करते थे। आज इतने लोग फॉर्म भरते हैं कि एक दिन में पेपर लेना पॉसिबल ही नहीं रहा सरकार के लिए। ये बढ़ती आबादी का नुकसान है, जो धीरे धीरे समझ में आता है जनता को। ये तो शुक्र मनाओ कि सीटें नहीं बढ़ रही, तो पता नहीं आबादी कहाँ आसमान छू जाती, चाइना पीछे रह जाता। कौन सी आबादी के बाद? हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। यहाँ मूर्ख लोग हैं ना, इनकी समझ में कम आता है। 1971 की आबादी के आधार पर आपकी सीट्स डिसाइडेड हैं। अब कुछ लोग कहेंगे इसके बाद भी तो स्टेट्स बने हैं, उनमें कैसे क्या किया? तो क्या किया, इसको सुन लो। स्टेट बढ़ते गए लेकिन टोटल सीटें नहीं बढ़ाई। एक एग्जांपल देती हूँ, हरियाणा में नए जिले बने, लेकिन हरियाणा की सीटें तब भी 90 थी, एमएलए की आज भी 90 हैं, सीटें नहीं बढ़ाई गई। यूपी की तब भी 403 थी, आज भी 403 है। अपने राज्य में तुम 50 जिले बनाओ, 100 बनाओ, आबादी 1971 की ही कंसीडर करेंगे। लेकिन फिर सीट कैसे होती है कि भाई इस जिले की इतनी सीटें हैं? जैसे किसी जिले में 2 एमएलए सीटें, किसी में 7 भी हैं, डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। ये पॉपुलेशन गिनी जाती है 2001 की। आपकी टोटल सीट का डिवीजन कैसे होगा आपके स्टेट के अंदर? इसमें 2001 की जनसंख्या देखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स आपकी 1971 से प्रभावित हैं। घर में आपने पिज्जा बनाया, आप उसके 6 पीसेस कर लो, आप उसके 8 स्लाइस बना लो, आप 20 बना लो, आपकी मर्जी है, उतना ही रहना है उसका साइज। तो आपकी सीटों का साइज इतना ही रहेगा। इसमें तुम 10 जिले बनाओ, 20 बनाओ या 50 बनाओ, तुम्हारी जनसंख्या कब की कंसीडर करेंगे? वो 1971। हाँ, तुम्हारी अपनी जनसंख्या के अनुसार तुम्हारे जिले बदल सकते हैं, तुम्हारी तहसील बदल सकती है। तुम्हारे गांव कभी किसी जिले में है, अगले 10 साल बाद तुम्हारा गांव किसी और जिले में, ऐसा होता है ना बहुत बार, लेकिन उससे टोटल सीट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जरा अगला पॉइंट। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर है? 1971। अगला पॉइंट टिक करना। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है, और 26 में कंफर्म बढ़ेंगी सीटें। क्या कह रहे हैं मोदी जी कि अब कम से कम तो लोकसभा के हमें 800 प्लस आदमी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आबादी बढ़ गई ना। इसके लिए तुम्हारे देश में जब ये पेंडेमिक आया ना, सारे देश के लोग घर बैठा दिए। चलो आप और हम लोग तो फिर भी ये था, कम से कम खाना घर पे था। जो मजदूर रोज कमाता था, खाता था, उसको तो मरने के चांसेस हो गए थे। उस कंडीशन में आपके देश में एक बिल्डिंग बनती रही जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। ये कौन सी बिल्डिंग है जो बनती रही उस टाइम पर भी? ये आपका नया संसद भवन है। 500 प्लस मजदूर यहाँ पेंडेमिक में, जब ये था ना कि एक भी आदमी ना निकले, तब यहाँ लगातार काम चला। ये बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया था, जो PIL जनहित याचिका डालते हैं कि अगर सारे देश पे दिक्कत थी तो क्या इन मजदूरों पे दिक्कत नहीं थी जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण कर रहे हैं? ये बना रहे थे आपका संसद भवन। आपका संसद भवन जो अभी बना हुआ है ना, ये अंग्रेजों ने बनाया था। 1911 में जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगा था और जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी आए थे, तो उन्होंने दिल्ली को देख के कहा था दिल्ली बहुत सुंदर सजाई थी। उस टाइम पर आपके यहाँ पर दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया गया जानबूझ के, और वो आके बोले अब आज के बाद
बाद इसको अपनी राजधानी बना लो। आपकी इससे पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। 1911 के दिसंबर में दिल्ली दरबार लगा था और इसीलिए घोषणा की गई दिसंबर में, लेकिन इसको दिल्ली को राजधानी बनाया गया अप्रैल 1912 में। और फिर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ रहना पड़ेगा तो बिल्डिंग्स चाहिए काम धंधे के लिए, और तब जाके उन्होंने बहुत सुंदर न्यू दिल्ली बसाई थी। दिल्ली तो आपकी पुरानी थी, कभी ये मान लो अनंगपाल तोमर के टाइम में दिल्ली का बसी थी 8वीं शताब्दी में। नई दिल्ली अंग्रेजों ने बसाई और इसके लिए उन्होंने एडविन लुटियंस, एक बहुत बड़ा आदमी है एडविन लुटियंस, दिल्ली को कहते हैं नई दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली, ये आर्किटेक्ट था, इसने सारा स्ट्रक्चर बनाया। और इसकी मदद की थी एक और आदमी ने जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर। ये खूब आते हैं एग्जाम में नाम। नई दिल्ली को लुटियंस की नई दिल्ली कहा जाता है। और आपके 3 बहुत बड़े स्ट्रक्चर जिसके कारण दिल्ली की ब्यूटी है, जिनमें सबसे पहले बात करें तो मान लीजिए यह है संसद भवन, बहुत सारे पिलर्स पे खड़ा है, तुमने कम से कम टीवी में तो जरूर देखा होगा ये। और ये संसद भवन अंग्रेजों ने बनाया। इससे थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक पहाड़ी खरीदी, हमारे यहाँ के राजा थे, उनकी जागीर थी, इसका नाम था रायसीना पहाड़ी। इस पहाड़ी को लेके उससे खरीद के रायसीना पहाड़ी को, और इसको ऊपर से काट छांट के इस पे एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा घर दफ्तर बनाया, जिसको आज आप कहते हो राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कभी अगर गए हो, देखा है दूर से, तो एक पहाड़ी पर है, ऊंचाई पर है, यहाँ पानी नहीं टिकता, कभी बारिश हुई पानी तुरंत नीचे चला जाता है, एक सेफ एरिया में। राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल ठीक सामने ये पहाड़ी पर है, ऊंचाई पर ऐसे रोड निकलता है। ये वीवीआईपी एरिया है, आम आदमी की यहाँ एंट्री नहीं होती, बहुत सख्ती है यहाँ। ये पूरा राजघाट के आस इसके ये ना इंडिया गेट, इसके आसपास का एरिया। इस रोड पर इसके बिल्कुल ठीक सामने 2 बहुत बड़े बिल्डिंग्स हैं, एक का नाम है नॉर्थ ब्लॉक और एक का नाम है साउथ ब्लॉक। आपके जितने मिनिस्टर्स के नाम आपने सुने हैं ना, वो सब यहीं बैठते हैं। जितने आपने पीएम के साथ काम करने वाले साथी सुने हैं, वो सब यहीं बैठते हैं। आपका वित्त मंत्री है या जितने मंत्री जानते हो तुम नाम से या पद से, उन सबके दफ्तर हैं। तो ये मत सोचो कि मंत्री बन के घर चले जाते हैं, मंत्री बन के रोज जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यहीं पे बजट तैयार होता है, इसी के नीचे अंडरग्राउंड में बजट तैयार होता है। तो ये सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति रहता है, यहाँ ये सारे बड़े बड़े मंत्री। ये पूरा रोड बिल्कुल सीधा चौड़ा रोड है, इसको राजपथ कहा जाता है। और इसके ठीक सामने जाके पड़ता है इंडिया गेट। इंडिया गेट जिसको रेनोवेट कर दिया गया, इंडिया गेट और इसके बीच के रोड जिसको राजपथ कहते हैं। 26 जनवरी की जितनी परेड होती है ना, वो जो झांकियां निकलती हैं, वो सारी इसी इस पर रोड पर चलती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है और इस खूबसूरत एरिया को ही आप नई दिल्ली कहते हैं। दुनिया की सबसे हरी भरी राजधानियों में तुम्हारी नई दिल्ली की राजधानी भी गिनी जाती है। दिल्ली सुंदर नहीं है, दिल्ली को तो हमने कबाड़ मचा दिया, इतनी पॉपुलेशन, इतना धुआं, प्रदूषण। ये एरिया, यहाँ किसी का कोई प्लॉट नहीं है, यहाँ किसी का घर नहीं है, ये वीवीआईपी एरिया है और सिर्फ देश की जो सबसे बड़ी हस्ती हैं वही आपको यहाँ मिलेंगी। ये पूरा इलाका है जिसको अंग्रेजों ने डेवलप किया और ये बाकी सारे एरिया से ऊंचा उठा इलाका है। इसी को क्या कहा जाता है? न्यू दिल्ली। ये दिल्ली नहीं है, ये न्यू दिल्ली है। तो ये नई दिल्ली लुटियंस की दिल्ली है। जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये हर्बर्ट बेकर ने बनाई थी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक। और जो ये राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पर और ये संसद भवन, ये दोनों बनाए थे लुटियंस ने। तो लुटियंस की नई दिल्ली है, जिसका दोस्त कौन है? एक और आदमी, हर्बर्ट बेकर। ये क्लियर हो गया सबको? ये पहला आईएसओ प्रमाणित, आईएसओ सर्टिफाइड रेजिडेंशियल इलाका है। अब तक आईएसओ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को सर्टिफाइड करती थी, ये पहली रिहायशी इमारत है जिसको कहा गया आईएसओ सर्टिफाइड है। और यहाँ पर पूरा एक शहर मान लो, अंदर 4 से 5 हजार लोग यहाँ रहते हैं। इतना ज्यादा कामकाज है, आम आदमी यहाँ जा नहीं सकता। लेकिन हर साल फरवरी में इसको 1 महीने के लिए इसके बैकयार्ड, इसके पीछे वाले हिस्से को खोला जाता है। और उस पीछे वाले हिस्से में राष्ट्रपति भवन के बैकयार्ड में मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन, इसको आम जनता देख सकती है फरवरी से मार्च के बीच में। ये मुगल गार्डन मुगलों की तर्ज पे बनाया गया और मुगलों के गार्डन्स की तर्ज पे बहुत सुंदर डेवलप किया गया, देखने लायक है। मैंने 4-5 बार देखा, इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। यहाँ की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा, आप ये मान के चलो 1000 आदमी तो इसको मेंटेन करते हैं। इतना बड़ा, इतना सुंदर पूरा पार्क बना रखा है ये मुगल गार्डन। चलो पढ़ेंगे इसको आगे। हम पहुंचे 2026 तक ना। अगले पेज पे आ जाओ, 80 पेज पर। पहला पॉइंट देखो, राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। सीटें किसके आधार पर हैं? 1971। अगला टिक कर लो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 2001 की जनगणना के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया, आपकी तहसील, आपके जिले, ये सब जो बन जाते हैं, कौन सा गांव किसमें, 2001 की जनगणना के आधार पर। लेकिन टोटल सीट किसके आधार पर? 1971 के। नेक्स्ट पढ़ना, अगले पॉइंट की तीसरी लाइन पीछे टिक कर लो, लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो ये देखना है, वैसे 10 लाख पे एक सीट होती है, लेकिन कम से कम कितने लाख लोग हो? 5 लाख। जहां आबादी कम थी वहां 5 लाख। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक कर लो, 15वीं लोकसभा में 84 सीटें एससी, इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत बार पूछते हैं, 84 सीटें एससी और 47 एसटी के लिए आरक्षित हैं। एक पॉइंट छोड़ के उससे अगले पे आ जाओ, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर। कौन ये बातें करने लग गया बीच में? एक आधा बिना किताब के बैठा है ना, फिर उसको मुझे बुला के फिर निकलवाना पड़ेगा क्लास से बाहर। इससे बढ़िया चुपचाप रहो जिसके पास किताब नहीं है। इसमें देखो आगे क्या बता रहे हैं, 61वां संविधान संशोधन, ये अंडरलाइन कर लो, 61वां संविधान संशोधन 1989। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति मतदान कर सकता है। पहले मताधिकार की एज थी 21, किस सन में घटाई गई? 1989 में। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 61वां। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। इससे अगला टिक करना, लोकसभा में एससी एसटी, बताओ कितनी है एससी की? 84। एसटी की आगे पढ़ लो, एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण उस राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया। अनुच्छेद 330, बताओ दो कौन से आर्टिकल अभी भी चल रहे हैं? 330 और 32। 32 किसके लिए था? राज्य के लिए। और 30 था देश के लिए। कौन से दो अब यूजलेस है हमारे लिए? 331 और 33।
आगे पढ़ो, यहां लिख लो 330 के पास अनुच्छेद 332 राज्यों में एससी एसटी की सीटें, आर्टिकल 332 स्टेट्स में एससी एसटी की सीटें, सब स्टेट्स में अलग अलग हैं। अगर देश कहेंगे तो आर्टिकल 330 लोकसभा में। अगला पॉइंट टिक करो, प्रारंभ में ये व्यवस्था 10 सालों के लिए थी, अब फिर 10 सालों के लिए कर दी। कौन से सन में बढ़ा दिया? 2020 में। कौन सा अमेंडमेंट किया? 104वां, यानी 2030 तक ये फ्री रहेंगे। अगला पॉइंट टिक करना, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 साल का। आपातकाल, आपातकाल कितनी बार लगा आपके देश में? 3 बार। पहला आपातकाल कब लगा था? 19, ये बेसिक बैच में कराया था 71, 75, ये चलते चलते कब तक पहुंचा? 68, ये 77, ये भी 77। पहला आपातकाल लगा था, चीन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया था 62 में, 2 फ्रंट पर, एक नेफा और एक कश्मीर। अब इसके बाद इसको नहीं पढ़ाऊंगी, अब ये लास्ट पढ़ा रही हूं, ध्यान से सुन लो। कश्मीर के हिस्से पर अचानक से अटैक हुआ और वहां नॉर्थ ईस्ट में नेफा पर अचानक से 80,000 की सेना भारत के ऊपर अटैक करने आ गई। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और इसीलिए हमने बहुत मशक्कत करके 10,000 सैनिक किसी तरह पहुंचाए। उनके 80,000, हमारे 10,000। दिखती बात है हमें हारना था और हारने के बहुत सारे और भी कारण थे, लेकिन ये बड़ा कारण था। इसके बाद 1962 में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बेइज्जती हुई चाइना की कि कैसे अपने से छोटे देश के ऊपर अचानक से अटैक कर दिया, कोई लॉजिक नहीं था, कारण नहीं था। तो उसने 1 महीने 1 दिन बाद अपनी फौज यहां से हटा ली। तो ये हिस्सा तो हमें मिल गया, लेकिन आज तक इस हिस्से से उसने अपना अधिकार नहीं छोड़ा और ये हिस्सा हमने मान लिया कि कोई बात नहीं, हम कर क्या सकते हैं, लड़के मर के वापस नहीं मिलना था। हमने यहाँ अपनी एक लाइन, जिसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो आपके कश्मीर का एक हिस्सा चाइना के हाथ में भी है। 1962 से हम उभरे ही थे, एंड चल रहा था अक्टूबर नवंबर। 1965 में पड़ोसी पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया और इस अटैक के टाइम शास्त्री जी थे, तो पाकिस्तान पे सारा गुस्सा निकला जो चाइना के कारण हमारे मन में था। भाई अपने से नीचे वाले पे गुस्सा निकाला जा सकता है, तो पाकिस्तान की अच्छी धुनाई भी हुई, उसके एरिया में भी हमारा फौज जो थी वो घुस गई, लेकिन फिर उसने इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर बनवाया और हमें जाना पड़ा ताशकंद में। ताशकंद में हमारे शास्त्री जी वापस नहीं लौटे। 66 में 11 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता संपन्न हुआ, आपकी फौज वापस आ गई और जितना आपका हिस्सा था वो आपका, और जो आपने उनसे छीन लिया था वो वापस करना पड़ा। चाइना ने ऐसा नहीं किया था, चाइना ने हिस्सा वापस नहीं किया क्योंकि कोई समझौता ऐसा संपन्न नहीं हुआ बड़े लेवल पर। आपके ये 2 साल 62 और 65 बड़े खराब निकले। इसके बाद फिर आपको लगा कि इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, ये फिर अटैक करेंगे, तो हम खींचते गए आपातकाल को, खींचते गए 6-6 महीने करके। फाइनली जनवरी 1968 में जब लगा कि कंडीशंस नॉर्मल हैं, तो हमने कह दिया आपातकाल खत्म। यानी 2 अटैक इस आपातकाल के बीच में आ गए, एक तो चाइना का और एक पाकिस्तान का, और इस तरह से आपातकाल 1962 में लगा था और खिंचते 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 जनवरी 1968 आ गया। आपातकाल हटा और आपके ऊपर अटैक हुआ। अगले आपातकाल की जरूरत पड़ी क्योंकि 71 में वापस किसने अटैक कर दिया? पाकिस्तान। इसका कारण चीन था, बीच में कौन आ गया था? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान 6 साल भी नहीं बीते वापस से आ गया और 1971 में जब इसने हमारे ऊपर अटैक किया तो अब हमने कह दिया हम बिचौलियों की सहायता नहीं लेंगे। पिछली बार ताशकंद में हमारे PM गए थे, वापस ही नहीं आए। अब लड़ाई निपटेगी तो तुम हमारे घर आओगे, और इस लड़ाई को निपटाने के लिए पाकिस्तान का राष्ट्रपति, जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, ये हमारे देश आया और हमारी PM इंदिरा गांधी, इनके साथ बैठक हुई। शिमला समझौता संपन्न हुआ 1972 में। लड़ाई थी 71 की, समझौता हुआ 2 जुलाई 1972 को, और इस समझौते में कहा गया ढेर बातें। एक बात ये भी थी कि पूर्वी पाकिस्तान अब आपका नहीं है और ये नया देश बनेगा, और तभी कहते हैं एक नए देश का जन्म हुआ। कौन से देश का? बांग्लादेश का। तो पड़ोसी बांग्लादेश कब बना है? 2 जुलाई 1972। कौन से समझौते के दौरान? शिमला। किस किस के साइन है? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के। आपातकाल आपने जानबूझ के नहीं हटाया 72 में, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी की कंडीशंस जो थी वैसी हो गई थी, और धीरे धीरे करके ये आपातकाल चलता चला गया। 75 आया, इंदिरा गांधी के ऊपर केस चल ही रहा था 71 की चीटिंग का, चुनाव वाले का, रायबरेली का। उस केस का रिजल्ट ये आया कि इंदिरा ने चीटिंग की है और इंदिरा के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और बुरा हाल। इंदिरा गांधी ने कहा देश में आंतरिक उपद्रव फैल गया और इसलिए देश में क्या लगाना पड़ेगा? इंटरनल डिस्टर्बेंस। और सीधे फोन घुमाया फखरुद्दीन अली अहमद को, और अली अहमद जी ने अगले दिन 26 जून को पूरे देश में टीवी पर घोषणा कर दी कि देश की आंतरिक स्थिति खतरे में है, इसलिए आंतरिक आपातकाल लगाया जाता है। और ये आपका लास्ट आपातकाल था। ये और ये एक साथ हटेंगे, दूसरा और तीसरा, लेकिन तीसरे का कारण अलग है। ये 2 लगे हैं अटैक्स के कारण, पहला चाइना के अटैक के कारण और दूसरा पाकिस्तान के अटैक के कारण, लेकिन तीसरे का झूठा कारण बताया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि असलियत में था नहीं। तो आज तक आपके देश में 3 बार आपातकाल लगा। आपातकाल लगाना राष्ट्रपति की पावर है और राष्ट्रपति का आर्टिकल 352 पावर देता है, अगर देश पे कोई अटैक हो जाए, देश किसी से लड़ पड़े, तो आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कितने राष्ट्रपतियों ने की है? 3 ने। यहां का राष्ट्रपति कौन था बताओ? सबसे पहले जब चीन का अटैक हुआ तब राष्ट्रपति कौन था? राधा कृष्णन। ये बेसिक बैच में मैं अच्छी तरह कराती हूँ, बहुत डिटेल में। राधा कृष्णन। जब दूसरा पाकिस्तान का अटैक हुआ, बीबी गिरी। और तीसरा फोन किसको गया था? फखरुद्दीन अली अहमद को। वही पॉइंट है ये आपातकाल वाला, जल्दी से टिक कर लो इसको। आपातकाल में, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। ये अंडरलाइन कर लो, एक बार में 1 साल के लिए। तीसरी लाइन पीछे टिक करना, 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। 75 से 76 किया था, फिर 76 से 77, 21 महीने का आपातकाल था। नेक्स्ट टिक करना, लोकसभा की गणपूर्ति। कल बताया था कि क्या अगर 2 आदमी आए तो काम करके जा सकते हैं क्या? कम से कम कितने प्रेजेंट हो? टोटल नंबर ऑफ सीट्स का कितना? 1/10, 1/10। अगर 543 है तो कितने लोग आए? पॉइंट लगा दो ना, 54.3, यानी कितने लोग आए? 55। और अगर वो हैं 245 तो कितने लोग आए? 24.5, यानी 25। इसकी गणपूर्ति मैटर ही नहीं करती, इसकी गणपूर्ति मैटर करती है। कौन सी सभा है ये? लोकसभा। ये अंडरलाइन कर लो। गणपूर्ति, कोरम, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। 55 क्यों लिख दिया?
क्योंकि 54 पॉइंट बनता तो 55 55 नहीं कहना, तुम्हें कहना 1/10 10वां भाग, क्योंकि जब ये संख्या बढ़ेगी ना 800 क्रॉस करेगी तो वहां उसका 1/10 निकालेंगे। नेक्स्ट देखो लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, एज कितनी हो, 25 साल। पीएम 25 साल में बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि लोकसभा का नेता ही तो होता है पीएम। नेक्स्ट है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं लिखा है कौन सा होता है? लाभ का पद क्या है फिर? इन्होंने ये नहीं बताया लाभ का पद क्या है। क्या बोले? हम लाभ के पद पे नहीं है। कौन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यपाल या जिसको आप कहते हैं गवर्नर, और जितने आपके मिनिस्टर्स हैं। इन्होंने लिख दिया हम किस में नहीं आते? लाभ का पद। हमें मत गिनना। तो कौन है लाभ का पद? आप लोग, हम जो एवरेज आदमी है और जो किसी भी तरह से सरकार से सैलरी लेता है, वो आदमी लाभ के पद पर है। क्या चपरासी भी लाभ के पद पर है? बिल्कुल। 5 लाख लेने वाला प्रेसिडेंट लाभ के पद पे नहीं है। देखो कितने सेफ हैं। वाइस प्रेसिडेंट जिसकी सैलरी कितनी है? 4 लाख। अगर इसके मन में आता है, इसका टाइम पीरियड बचा हुआ है 1 साल का, और इसके बीच में आ जाता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो ये बिना अपनी सैलरी गवाए, बिना अपनी पोस्ट छोड़े और सीधे डायरेक्ट राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। हार गया तो क्या फर्क पड़ता है? 4 लाख तो मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अपनी पोस्ट पे बैठा है। एक चपरासी के मन में आता है यार मैं भी नेता बन के देखता हूँ, तो कहेंगे पहले नौकरी छोड़। नौकरी गई, नेता उसको बनना नहीं, क्योंकि उतनी अप्रोच कहाँ होती है। अब उसकी नौकरी भी गई तो क्या आम आदमी सोचेगा कि मैं बनूं नेता? कभी नहीं। इनके कितने मजे हैं, ये ट्राई कर सकते हैं बड़ी पोस्ट के लिए बिना अपनी पोस्ट को गवाए। लेकिन एक उपराष्ट्रपति था जिसने इस्तीफा दिया था राष्ट्रपति बनने के लिए। कौन था वो? वीवी गिरी। उसको किसी ने नहीं कहा इस्तीफा दे, लेकिन उसने कहा मैं इस पोस्ट से इस्तीफा दूंगा, फिर लड़ूंगा इलेक्शन। और उसका लक भी अच्छा था, इस्तीफा देने के बाद वो जीत भी गया और वो पहले कार्यकारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। चलो पढ़ेंगे। अगला पॉइंट टिक कर लो, लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट काम का है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। यहां लिख लो इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें याद करना है। लोकसभा का अध्यक्ष फिर कौन सी शपथ लेता है? ये सांसद की। अंडरलाइन कर लो। सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लिख लो यहां सांसद की। तुम्हें मैंने शपथ के प्रकार बता रखे हैं। उम्मीदवार की शपथ होती है, सांसद की होती है, मंत्री की होती है। ये नहीं लेता अपनी शपथ, लेता है सांसद की। नेक्स्ट टिक करना, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। क्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके ही आदमी थे या बाहर से बने थे? और राज्यसभा का सभापति वो कौन था? इसलिए उसको किस पोस्ट से हटाएंगे? सभापति से या उपराष्ट्रपति से? उपराष्ट्रपति से। नेक्स्ट टिक करना, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक खाली नहीं करता। अगली जब बैठक आएगी नई लोकसभा की, तो कौन बैठेगा उसकी जगह? कौन बैठेगा? प्रोटेम। यहां लिख लो प्रोटेम। जैसे ही नई आएगी प्रोटेम बनेगा। प्रोटेम। प्रोटेम कौन बनता है? जिसका एक्सपीरियंस और एज बाकी सबसे ज्यादा हो, तो सबसे उम्र दराज। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लो पहले ही और ध्यान से पढ़ो, अंडरलाइन करो। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से, डबल टिक कर लो, पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन काम करेगा? राष्ट्रपति ने एक पैनल बनाया, कितने मेंबर लिए? 6। 99% उसमें सारे बुढ़े टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वही एक्सपीरियंस होते हैं। उनको बुला लेंगे, उनमें से कोई एक बन जाएगा। 81 पेज पे आ जाओ। कोई एमपी बन गया तो एमपी की अटेंडेंस होती होगी क्या? या एमपी बन के अपने घर बैठे रहे 5 साल? जब ये एमपी बन जाते हैं ना, इनमें से कुछ लोग मंत्री बनते हैं। मान लो आज की डेट में जो कांग्रेस के आदमी हैं, मंत्री तो नहीं है लेकिन क्या तो हैं वो? एमपी तो हैं ही। 52 आदमी तो एमपी हैं कांग्रेस के। अब अगर कोई आदमी 60 दिन तक बिना बताए लोकसभा अध्यक्ष को बिना इंफॉर्मेशन दिए गायब हो जाता है, ये नहीं बताता कि मैं कहां हूं, तो उसकी एब्सेंट भरी जाती है और फिर कहते हैं तेरा एमपी की पोस्ट ही खत्म हो गई। यानी कितने दिन के तक तुम गायब नहीं हो सकते? 60 दिन। जैसे स्कूल में नहीं होता था 7 दिन नहीं आया तो नाम काट दिया, तो इनका भी नाम कट जाता है। कितने दिन बाद? 60 दिन बाद। हाँ, लिख के दे जाओ भाई मैं इलाज कराने जा रहा हूँ अमेरिका, 6 महीने गायब रहो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो ऐसे एप्लीकेशन स्कूल में भी जाती थी। अगर पेरेंट्स कहते हैं बच्चा बीमार है 1 महीने की छुट्टी दे तो मिल जाएगी, लेकिन बिना बताए अगर तुमने 3 दिन से ज्यादा छुट्टी की तो फिर नाम कटेगा। इनका नाम कितने दिन में कट जाता है? 60 दिन। तो कोई क्यों अपना नाम कटवाएगा? इनको तो मजे आ गए बन के, तो लिख देंगे एप्लीकेशन। ये टिक कर दो। यदि कोई संसद का सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय तक सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर सकते हैं। यह अध्यक्ष करेगा कि ये पोस्ट वाला गायब है तो ये पोस्ट खाली हो गई, और पोस्ट खाली हुई तो फिर क्या कराया जाएगा? फिर उपचुनाव होंगे। जो बीच में चुनाव होते हैं ना, उसको उपचुनाव कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, अध्यक्ष के क्या काम है और इसके क्या अधिकार। पहला पॉइंट टिक करो, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करता है। कौन से प्रश्न पूछेंगे? ये प्रश्न होते हैं 3 तरह के। अब ध्यान से बोर्ड पे सुन लेना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें समझ में आ गई तुम्हें। एक क्या होती है? सत्ता। सत्ताधारी दल कौन होता है? जो क्या बना के बैठा है? सरकार। सरकार काम करती है, काम के ऊपर क्वेश्चन भी तो होने चाहिए ना, भाई ठीक किया गलत किया। इससे क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं? विपक्षी। आज तो कोई विपक्ष नहीं है तो कोई तो क्वेश्चन करेगा, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। मान लो हम हैं, मैं अध्यक्ष हूं, हम में से कुछ लोग मंत्री हैं और हम सब बाकी अदर है, जो पार्टी तो जीती नहीं लेकिन आप जीत के आ गए। हम 543 लोग हैं, हम में से 80 मंत्री हैं, बाकी मंत्री टाइप के लोग हैं बाकी सब। अब सत्ताधारी सरकार से विपक्ष या अन्य कह लो, क्योंकि आजकल विपक्ष नहीं है, इनके मन में क्वेश्चन आता है इस बार के बजट में सरकार ने 5000 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा के लिए लगाए थे। अब तो बजट खत्म होने का टाइम आ गया, फरवरी आने वाला है, तो क्या सरकार ने 5000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कर दी? कौन से नए मेडिकल कॉलेजेस बना दिए? कौन सी बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी बनाई? किसी के मन में आया तो वो अपना क्वेश्चन लिख के अपना नाम
और किस इलाके से वो जीता है, अपना क्षेत्र और अपनी पार्टी, ये लिख के और अपना क्वेश्चन लिख के ये जमा करा देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। सर मुझे इस मंत्री से, एजुकेशन मिनिस्टर से ये पूछना है, ये 14 दिन पहले देना पड़ेगा कागज, क्योंकि मंत्री आधे पढ़े लिखे नहीं है, उनको बोलना ना आए तो पहले प्रैक्टिस करेंगे ना, इसलिए 14 दिन पहले क्वेश्चन देना है। अब क्वेश्चन किसको जमा करा दिया आपने? अध्यक्ष को। अध्यक्ष ने ले लिया वो क्वेश्चन, उसके बाद वो क्वेश्चन देगा उस मंत्री को जिससे आप पूछना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन आप रेल मंत्री से तो करोगे नहीं, किससे करोगे? ऑब्वियसली एजुकेशन में पैसे की पढ़ाई की बात है। एजुकेशन मिनिस्टर को पता है मुझे 14 दिन बाद इस क्वेश्चन का ये आंसर देना है। आंसर वो खुद नहीं देगा तो अपने आप वो अपने आईएएस को बुलाएगा, सचिव भाई ये क्वेश्चन आया, देख रहा है इसका आंसर, तो वो लिख देगा सारा, जी इतनी यूनिवर्सिटी में इतना पैसा, ये डिपार्टमेंट इतना फायदा हुआ। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, ये कहेगा मुझे इसका आंसर मौखिक चाहिए, मंत्री खुद जबान से बताएगा ऐसा ऐसा हुआ, कागज पढ़ देगा खड़ा होकर। और मान लीजिए इसको लगता है इतने आंकड़े बकेगा ये इतनी देर तक, इससे बढ़िया मैं लिखित में ले लेता हूँ, तो कहेगा मुझे मौखिक नहीं चाहिए, मुझे लिखित में इसका जवाब दे दो। तो ये दो तरह के आंसर हो गए, एक कैसे हैं और एक कैसे हैं लिखित। मौखिक में आपके क्वेश्चंस की लिमिट बना रखे, भाई इतने क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछना। अच्छा मौखिक में एक फायदा क्या है, आप इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। मान लो उसने कहा हमने 5 यूनिवर्सिटी बनाई, तो पूछेगा 5 किस किस क्षेत्र में बनाई, तो फिर बता देगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। लेकिन लिखित में जितना बोला है ना उतना ही जवाब देगा बस, वो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किस पे पॉसिबल है? मौखिक पर। यही तारांकित और अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं, कल पढ़ेंगे इनको डिटेल से। हाँ जी क्या किसको?